नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी और पूरे भारत वासियों को मुबारकबाद कि भारत ने गोल्ड जीता है। बुलेटिन में हम बात ही सबसे पहले गोल्ड की करेंगे, यानी कि टोक्यो की। नीरज चोपड़ा की बात करेंगे। भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा ने टोक्यो में इतिहास रच दिया। भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता और नीरज की इस जीत का जश्न पूरे देश में मनाया गया। खेल के बाद नीरज ने मीडिया से बातचीत की। देखिए नीरज का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। काफी खुशी हो रही है। ये तो मैं मतलब आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि कितनी खुशी है। लेकिन हाँ, बिल्कुल वो टाइम आया था, थोड़ा इंजरी की वजह से बहुत दिक्कतें आई थी, लेकिन फिर भी सभी का साथ रहा और अब अच्छे से रिहैब भी हुआ और इंजरी भी सक्सेसफुल, मतलब ये जो सर्जरी भी सक्सेसफुल होगी। तो थोड़ा टाइम लगा कम बैक करने में। जो मेरा 2019 का साल था, बस उसकी थोड़ी सी वो पूरा खराब चला गया। मेहनत काफी की थी उसकी, उस साल भी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। फिर उसके बाद पूरा फोकस 2020 पे अपना ओलंपिक्स पे किया था, तो कोरोना की वजह से वो भी प्रॉब्लम होगी। लेकिन मैं मैं धन्यवाद बोलता हूँ अपने फेडरेशन का और सभी अपनी गवर्नमेंट का कि हम वहाँ पे बाहर ट्रेनिंग कर रहे थे और मुझे वहाँ पे कंपटीशन भी मिले और मैंने वहाँ पे अपना क्वालिफाई भी किया। और मुझे याद है कि मैं इंडिया में 2019 में ओपन नेशनल हो रही थी, तो मैंने वहाँ पे एंट्री करवा ली थी और मेरी फ्लाइट टिकट भी थी। और मेरा बस ये था कि मन में कि मैं बस एक कोई कंपटीशन खेल लूँ, क्योंकि इंजरी के बाद जो सभी मेडल जा रहे थे वो अपने डिस्टेंस के आसपास जा रहे थे, चाहे वो वर्ल्ड चैंपियनशिप हो या कुछ भी हो। बस मेरा ये हो रहा था कि मैं खेल लूँ बस। तो मैंने सभी कुछ करवा लिया था। फिर आदिल सर से बात हुई, आदिल सर का फोन आया कि नीरज तू ये कंपटीशन मत खेल, आगे ओलंपिक्स आ रहा है उस पर फोकस कर, क्योंकि ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर मैंने वो कैंसिल कर दी थी और मुझे लग रहा है कि वो शायद वो अच्छा डिसीजन था, क्योंकि एथलीट को लगता ही है कि बस मैं खेल लूँ जल्दी से। तो उसके बाद फिर अच्छी मेहनत रही और अच्छे से फिट हो के फिर मैंने कंपटीशन खेले। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि सबसे पहले जिनके साथ शुरू किया वो एक बहुत ही हमारी लाइफ में जरूरी है कि उन लोगों को भी भूलो मत जिन्होंने शुरुआत में आपको सिखाया। और जब आपको कुछ भी नहीं आता था तब उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और मैं और वो काफी जेवलिन के लिए वो बहुत ही एक डेडिकेटेड हैं। और मैं थैंक यू करता है एफआई का कि उन्होंने वो अभी नेशनल कैंप में कोच हैं, तो अभी वो कोचिंग दे रहे हैं। एक लड़का है साहिल, उसने उनके अंडर में अभी 80 मीटर प्लस की है। और संजना लड़किया वो अनु के बाद अभी वो हर जगह पे सेकंड आ रही है। तो वो बहुत ही डेडिकेटेड है जेवलिन के मामले में। वो अच्छा स्पोर्ट्स कर नहीं पाए इंजरी की वजह से या कुछ भी कह लो, पर वो जेवलिन के लिए बहुत ही एक उनका मन है कि वो अपनी लाइफ पूरी जेवलिन को दे सकते हैं। तो वो बहुत ही डेडिकेटेड है। और मैं कुछ भी कहीं पे भी जीतता हूँ तो उनको बहुत खुशी होती है और शुरू से उनका सपोर्ट मेरे साथ रहा है। देखो जी, पहले तो जब देखो एथलेटिक्स से एक ऐसे गेम है कि भाई आप आपकी परफॉर्मेंस धीरे धीरे आती है, क्योंकि हम अपना 100% देते हैं। तो 100% आगे हमको बढ़ाने के लिए हमको थोड़ी 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 करके चीज इंप्रूव करनी पड़ती है। तो काफी जलन काफी टेक्निकल इवेंट है और स्टार्टिंग में हमने शुरू की थी, कुछ टेक्निकल फॉल्ट थे और वो धीरे धीरे सुधारे। उसके बाद फिर फॉरेन कोचेज आए, फेडरेशन ने ऑस्ट्रेलिया से कोच बुलाया था गैरी कैलवर्ट, उनके साथ मैंने की। तो वर्ल्ड जूनियर रिकॉर्ड किया था। उसके बाद फिर कोच हुए होना आए, उनके साथ मैंने ट्रेनिंग की, उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। उसके बाद मैं क्लाउस बार्टनी कोच से मिला, तो ये भी काफ़ी मतलब एक बहुत ही इनके पास पुराना एक्सपीरियंस है जेवलिन का। और खासकर मेरे लिए जो मतलब ये मेरी बॉडी को समझते हैं और मेरे मेरे लिए जो ट्रेनिंग प्लान बनाते हैं वो काफ़ी अच्छा बनाते हैं, क्योंकि इनका जो जेवलिन का एक सफर रहा है वो काफी साल से इन्होंने काफी जेवलिन थ्रोअर्स के साथ काम भी किया है अलग अलग कंट्रीज में। और काफी टेक्निक को डीपली ये समझते हैं। तो बिल्कुल वो जो भी मैंने मेरे सीनियर हैं जयवीर, उनके साथ जो ट्रेनिंग की वो बहुत ही मेरे लिए बहुत ही एक वो बोलते हैं ना अपने इंडिया में कि भाई नींव स्ट्रोंग होना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने नींव मेरी स्ट्रोंग की। उसके बाद फिर मुझे फॉरेन कोचेज मिले और काफी एक्सपीरियंस कोचेज थे। तो सभी का साथ है और सभी के साथ की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। कि आपका ये फोकस कैसे मेंटेन करते हो, कॉन्फिडेंस कैसे आता है? एंड सेकेंडली, जो गोल्ड आपने जीता है पहला एथलेटिक्स में ओलंपिक्स में, जी उसके क्या मायने होंगे देश के लिए, ये आपको क्या लगता है?
मुझे लगता है कि देखो जी, फोकस तो एक एथलीट को फोकस तो होना ही चाहिए कि अपना, हाँ, मतलब इतनी मेहनत करने के लिए, और जरूरी नहीं है कि हमको बस ट्रेनिंग, मतलब कंपटीशन पे फोकस करना है हमको। ट्रेनिंग में भी हम, हमारी क्या ट्रेनिंग है, वो किस तरीके से करनी है, वो उसमें भी फोकस करना बहुत जरूरी है। कि अब कोच हमको वर्कआउट दे दे और हम बस ऐसे उसको ऐसे समझ के करें कि भाई कोच ने दिया है ये तो करना पड़ेगा, वो कहीं ना कहीं वो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं सोचता हूँ कि ये मेरे लिए है वर्कआउट, और मैं इसको पूरा पूरे अपने मन से करूँ। उसमें डिपेंड नहीं करता कि कंपटीशन, क्योंकि सबसे पहले ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग के बाद कंपटीशन आता है। जितनी अच्छी ट्रेनिंग होगी उतने अच्छे कंपटीशन होंगे। तो तो पूरा फोकस ट्रेनिंग पे रखते थे जी। और सबसे बढ़िया मोटिवेशन मेरे लिए ट्रेनिंग ही होता है, क्योंकि अगर मेरी ट्रेनिंग अच्छी होती है तो बहुत खुशी होती है, और ऐसा लगता है कि हाँ, मैं आगे रिजल्ट अच्छा दे सकता हूँ। तो मैं मानता हूँ कि ये ओलंपिक जो भी है, ये कोई एक एक दिन की ऐसी बात नहीं थी, इसके पीछे बहुत ही साल और बहुत लोगों की मेहनत इसके साथ है, तो तब जाके यहाँ पे मैं पहुंचा हूँ। तो बस यही कहना चाहूंगा जी। नहीं, आपने कॉन्फिडेंस के बारे में भी अगर ऐड कर दें, और इस ओलंपिक गोल्ड का क्या वैल्यू है इंडिया के लिए, वो आप क्या हाँ, समझते मुझे लगता है कि खासकर मतलब सभी गेम में, मतलब अपने काफी अच्छे मेडल आए, और अपना गोल्ड इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में शूटिंग में आया हुआ है, और हॉकी में अपने पहले काफी गोल्ड रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि एथलेटिक्स एक ऐसा माना जाता था कि एथलेटिक्स में वर्ल्ड लेवल पे इंडिया के, क्योंकि हमारे बहुत ही महान एथलीट मिल्खा सिंह और पीटी उषा जी, वो कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े गैप से रह गए थे मेडल से। तो कहीं ना कहीं वो जरूरी था, क्योंकि इतने साल से खिलाड़ी मेहनत कर रहे हैं और फेडरेशन काम कर रही है, तो ये अब मेडल आया है ना, तो ये कुछ कुछ ना कुछ तो अलग होगा, खासकर एथलेटिक्स और जेवलिन के लिए। तो मुझे, मैं आशा करता हूँ कि एएफआई और हमारे एथलेटिक्स को, और खासकर अभी जेवलिन को और ज्यादा बढ़ावा देगी, क्योंकि मुझे लगता है कि इंडिया में बहुत टैलेंट है। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके सामने आएंगे, और आगे आने वाले जो भी जूनियर इवेंट या फिर आगे ओलंपिक्स में और अच्छा कर सकते हैं हम। मतलब ऐसा एक, कहीं ना कहीं ये थिंक थी कि भाई पता नहीं अब ऐसे इंटरनेशनल लेवल पे इंडियन क्यों नहीं करते अभी। मतलब मैंने भी आज अभी अभी जीता है, तो मुझे लग रहा है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं एफआई से ये बोलना चाहूंगा कि और बच्चों को सपोर्ट करे, और बस इंडिया का जितना हो सके उतना नाम ऊपर एथलेटिक्स में। अब मुझे लगता है कि जो अभी थोड़ी देर पहले बनोट सर बता रहे थे कि पहला थ्रो अगर हम अच्छा कर लें तो थोड़ा दूसरे एथलीट पे थोड़ा सा प्रेशर हो जाता है। तो पहला थ्रो बहुत ही जरूरी था कि मैं अच्छा फेंकूं, तो 87 प्लस था, तो ठीक थ्रो था। और क्योंकि यहाँ पे अभी इस साल जो जर्मनी का जोहानस स्वेटर है, वही बहुत ही अच्छे थ्रोज उसके उसने किए थे इस साल, बहुत ही जबरदस्त उसकी फॉर्म चल रही थी। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं ज्यादा कंपटीशन खेलने की वजह से, या फिर पता नहीं वो, या फिर कोई प्रेशर था, पता नहीं वो बेस्ट एट में नहीं आ सके। लेकिन बाकी जो और जेवलिन थ्रोवर थे, तो सभी थे तो बेस्ट, और भी मतलब बहुत अच्छे जेवलिन थ्रोवर थे। लेकिन वो पहली थ्रो अगर लग जाती है तो खुद में भी कॉन्फिडेंस आ जाता है, और दूसरे एथलीट पे भी थोड़ा वो बनता है। फिर उसके बाद सेकंड थ्रो थी, और सेकंड थ्रो भी काफी स्टेबल थी। तो फिर मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं आया कि मैं यहाँ पे ओलंपिक रिकॉर्ड 90.57 का था, और मेरी पर्सनल बेस्ट 88.07 थी। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे पर्सनल बेस्ट करनी है, और पर्सनल बेस्ट के साथ साथ अगर, क्योंकि जेवलिन का पता नहीं लगता, 3-4 मीटर तक अगर हम अच्छे जगह पे थ्रो करें और अच्छी टेक्निक रहे तो 3-4 मीटर तक चली जाती है। तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में आया कि ओलंपिक रिकॉर्ड के लिए ट्राई करता हूँ, और मैंने फिर अपना ऑल आउट दे दिया। वो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जेवलिन बहुत ही टेक्निकल इवेंट है, अगर चाहे आप कितनी पावर लगा लो, अगर थोड़ा बहुत भी इधर उधर है तो आपका डिस्टेंस नहीं जा पाएगा। तो मैंने बहुत ज्यादा पावर लगाई, स्पीड भी बढ़ाई, लेकिन वो थ्रो अच्छे नहीं जा पाए। तो बस अभी यही और ज्यादा ट्रेनिंग करनी है कि अभी जल्दी से जल्दी 90 मीटर का जो मार्क है उसको अचीव करना है। कि लोग बोल रहे थे कि जोहानस राइटर ने ऐसा बोला है, तो मैं एक ही बात मानता हूँ कि भाई ओलंपिक एक ऐसी जगह है कि यहाँ पे वर्ल्ड रैंकिंग या ये मैटर नहीं करती कई बार। यहाँ पे दिन ही डिपेंड करता है कि किस दिन किसका दिन है, और क्या कौन क्या करेगा। तो मैंने कुछ नहीं बोला। मुझे लगता है कि, और मैं बोलना भी नहीं चाहता इसके ऊपर, क्योंकि मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत अच्छा थ्रोअर है। और
उसके उसके बारे में मुझे सच बताऊं तो दुख भी है कि आज मतलब इतने अच्छे जेवलिन थ्रोअर को बेस्ट 8 से बाहर निकलते हुए देखा, तो बहुत दुख भी हुआ। लेकिन मैं मानता हूँ कि स्पोर्ट्स मतलब किसी का वो नहीं है कि बड़े से बड़े एथलीट भी कई बार परफॉर्म नहीं कर पाते। तो मेरा ऐसा कोई वो नहीं था, मेरा अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस था और मैंने अपने परफॉर्मेंस पे पूरा फोकस किया और मैंने अपना 100% दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी नीरज चोपड़ा से फोन पर बात की और उन्होंने जीत के लिए बधाई दी। सुनिए प्रधानमंत्री मोदी और नीरज की बातचीत। नमस्ते सर। और बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आज ओलंपिक का समापन की दिशा में जा रहा है और आपने देश को खुश कर दिया। हाँ बस मुझे सर वही था कि बस ये मेरा सबसे लास्ट मेरे गेम है इंडियन में, तो बस कुछ अच्छा करना है और गोल्ड जीतना हूँ और तो बहुत खुशी की बात है। बहुत अच्छा लगा और मुझे लगता है कि सभी जो अपने भारत और जो अपने लोग देख रहे थे उनकी बहुत दुआएं और उनका सपोर्ट था पीछे से इतने ज्यादा लोगों का, तो शायद उसी ने मुझे यहाँ पे आज पहुंचाया है। पानीपत ने पानी दिखा दिया। नहीं सर, बहुत सभी का बहुत ज्यादा दुआएं थी, तो उनकी दुआएं काम आई आज। लेकिन इस बार एक तो ओलंपिक एक साल डिले हुआ तो आपको एक साल ज्यादा मेहनत करनी पड़ी और कोरोना में अनेक संकट आए, अनेक मुसीबतें आई, बीच में आपको चोट भी आई थी, लेकिन उसके बावजूद भी आपने बहुत बड़ा कमाल करके दिया और ये मेहनत के कारण होता है जी। नहीं बहुत ही ज्यादा सर, बहुत मुश्किल टाइम रहा था, बीच में इंजरी आई थी और ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कैसा कम। लेकिन जिस दिन आप जा रहे थे और मेरी आपसे जो बात हुई, मैंने देखा कि आपके चेहरे में एकदम कॉन्फिडेंस था, आपकी बातों में कॉन्फिडेंस था और दूसरा मैंने देखा आपको प्रेशर नहीं था, बिल्कुल हंसते खेलते थे आप। जो सबसे जरूरी था मेरी स्पोर्ट्स कैरियर का, और मैंने यहाँ पे आज अपना पूरा 100% दिया और अपने देश के लिए नहीं, आपने देश का नाम रोशन किया है और देश की युवा पीढ़ी को इसके कारण खेल के क्षेत्र में आगे आने का मन करेगा। और इस बार टोक्यो में ऐसे ऐसे क्षेत्र में हमारे लोगों ने दम दिखाया है जो नॉर्मली भारत के बच्चे नहीं होते हैं, लेकिन आपने करके दिखाया है। बिल्कुल सर, मुझे लगता है कि आने वाले बच्चे जो भविष्य प्रेरित होंगे और अपना स्पोर्ट्स है और ज्यादा ऊपर जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि और आप तो फौजी हैं, इसलिए और भी बच्चों को तैयार कर पाएंगे, बहुत अच्छी तरह तैयार कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, बस आप ऐसे ही साथ देते रहिए खिलाड़ियों का और ऐसे ही मनोबल बढ़ाते रहिए। तो मुझे लगता है कि सर खेल बहुत ही जरूरी है एक देश के लिए और अपने देश को प्राउड फील करवाने के लिए। और बस जैसे बिल्कुल, और ज्यादा जब स्पोर्ट होता है तभी तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आता है। और आपके माताजी पिताजी को भी मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा, क्योंकि ये बहुत गर्व का पल है आपके परिवार के लिए भी और देश के लिए भी। और राधा किशन जी को भी मेरी तरफ से बधाई दीजिए भैया। राधा किशन जी को भी और पूरे एथलेटिक्स फेडरेशन, हाँ, उन्होंने भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया है। हाँ ठीक सर, तो 15 अगस्त को मिल रहा है भैया। बिल्कुल सर, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। नमस्ते सर, और बहुत बहुत बधाई आपको। अब आपको सुनाते हैं गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और अब प्रधानमंत्री मोदी का 14 जुलाई 2013 को एक कार्यक्रम में दिए गए भाषण का एक अंश। उस वक्त नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और तब उन्होंने खेलों में भारत के प्रदर्शन पर सवाल उठाए थे और ओलंपिक जैसे खेलों में भारत के पीछे रहने के कारणों को बताया था। तब नरेंद्र मोदी ने कहा था कि खेलों में रुचि रखने वाले सेना के जवानों को ही ट्रेनिंग दी जाए तो 8 से 10 मेडल तो सेना के जवान ही जीत कर ले आएंगे। खास बात यह है कि टोक्यो ओलंपिक में भारत को भाला फेंक में गोल्ड मेडल जिताने वाले नीरज चोपड़ा भी सेना के जवान हैं। 120 करोड़ का देश
जब भी ओलंपिक गेम्स होती हैं, उस समय टीवी में, अखबारों में, नेताओं में, सामाजिक जीवन में सब जगह पे चर्चा होती है। इतना बड़ा देश गोल्ड मेडल नहीं मिला, इतना बड़ा देश मेडल नहीं मिला, फलाना देश ये कर गया, ढिकना देश ये कहेगा। मैं सवाल, ठीक है स्थिति है, लेकिन क्या कभी इस देश की शिक्षा व्यवस्था को हमने इसके साथ जोड़ा? हमारी युवा पीढ़ी को हमने अवसर दिया? और क्या मित्रों 120 करोड़ के देश में नहीं मिल सकता है? अरे सिर्फ सेना के जवानों को एक काम दिया जाए कि जो न्यूली रिक्रूटेड सेना के जवान हैं उसमें से मैपिंग किया जाए, स्पोर्ट्स में रुचि वाले हैं उनको एक अलग जगह पे रखा जाए और उनको ही ट्रेनिंग देने का काम शुरू कर दीजिए। मैं बताता हूं मित्रों, 5, 7, 10 तो मेडल ये हमारे सेना के जवान लेकर के आ सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।